सोचिए एक ऐसे भारत के बारे में जो दिवालिया होने की कगार पर था, जिसके पास अपनी ज़रूरी सामान जैसे पेट्रोल और दवाइयाँ खरीदने के लिए भी विदेशी पैसा नहीं बचा था। जी हाँ, यही हकीकत थी 1991 में। और उस गहरे संकट से निकलकर आज की आर्थिक महाशक्ति बनने की जो कहानी है, वो शुरू होती है 1991 के आर्थिक सुधारों से। ये आधुनिक भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है और जेपीएससी मेंस के लिए तो ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से एनालिटिकल सवाल बनते ही बनते हैं। तो इस पूरी कहानी को अच्छी तरह समझने के लिए हम एक लॉजिकल फ्लो में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि 1991 का वो संकट आखिर था कितना बड़ा। फिर हम देखेंगे कि कैसे आईएमएफ के आने से एक नई दिशा मिली। इसके बाद हम इन सुधारों की आत्मा यानी एलपीजी मॉडल को बहुत विस्तार से समझेंगे और आखिर में हम इन सुधारों का असर आंकड़ों के साथ देखेंगे, जो आपको मेंस की परीक्षा में एक दमदार जवाब लिखने में बहुत मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 के साथ, 1991 का संकट। आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी, वो कौन से कारण थे जिन्होंने भारत को आर्थिक पतन के बिल्कुल मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। आइए उस दौर की असली तस्वीर को समझते हैं। जून 1991 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे हम फॉरेक्स रिजर्व्स कहते हैं, गिरकर सिर्फ $1.1 बिलियन रह गया था। यह आंकड़ा याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये रकम इतनी ज़्यादा कम थी कि देश की अर्थव्यवस्था का पहिया थमने की नौबत आ गई थी। सच में ये एक राष्ट्रीय आपातकाल जैसी ही स्थिति थी। अब सवाल ये है कि ये रकम असल में कितनी कम थी। तो देखिए, इस $1.1 बिलियन से हम अपने ज़रूरी आयात, मतलब जो सामान हम बाहर से मंगाते हैं जैसे पेट्रोल, मशीनरी, उसका बिल सिर्फ 2 हफ्तों तक चुका सकते थे। जबकि किसी भी देश के लिए एक सुरक्षित लेवल कम से कम 3 महीने का माना जाता है। ये एक बहुत ही गंभीर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी बीओपी संकट था। इसका सीधा मतलब था कि भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय बिल चुकाने में नाकाम होने वाला था, यानी एक सॉवरेन डिफॉल्ट का खतरा सर पर मंडरा रहा था। और देखिए, ये संकट सिर्फ विदेशी मुद्रा का नहीं था, ये एक तरह का चौतरफा आर्थिक तूफान था। एक तरफ सरकार का खजाना खाली हो चुका था, राजकोषीय घाटा जीडीपी के 8.4% के खतरनाक स्तर पर था। दूसरी तरफ महंगाई 16.7% तक पहुंच चुकी थी, जो आम आदमी की कमर तोड़ रही थी। अब जब हालत इतनी खराब हो तो दुनिया का भरोसा भी उठता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट एजेंसियों ने भारत की रेटिंग घटाकर जंक बॉन्ड कर दी। इसका असर यह हुआ कि एनआरआईज भी घबराकर तेजी से अपना पैसा भारतीय बैंकों से निकालने लगे। मतलब हर तरफ से अर्थव्यवस्था बुरी तरह घिर चुकी थी। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे घटनाओं की एक पूरी चेन थी। 1990 में खाड़ी युद्ध हुआ, जिससे तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं और हमारा इंपोर्ट बिल बहुत बढ़ गया। फिर 1991 की शुरुआत में सोवियत संघ टूट गया, जो हमारा एक बहुत बड़ा व्यापारिक पार्टनर था। इसके तुरंत बाद हमारी क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड हो गई और आखिरकार जून 1991 में भारत के पास आईएमएफ के दरवाजे पर जाने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा। तो अब हम आते हैं सेक्शन 2 पर, आईएमएफ का हस्तक्षेप। और जैसा कि सबटाइटल कहता है, ये एक मजबूरी थी, कोई विकल्प नहीं। इस गहरे संकट से बाहर निकलने के लिए भारत ने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से $7 बिलियन का एक इमरजेंसी बेल आउट लोन लिया। लेकिन ये मदद फ्री में नहीं मिली, इसके साथ आई कुछ बहुत बड़ी और कड़ी शर्तें। इन्हीं शर्तों को कहा जाता है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम या एसएपी। ये असल में आर्थिक नीतियों का एक पूरा पैकेज था, जिसे कर्ज लेने वाले देश को लागू करना ही पड़ता था। इसका मुख्य मकसद था अर्थव्यवस्था को खोलना, सरकारी कंट्रोल को कम करना और बाजार की भूमिका को बढ़ाना। उस वक्त भारत के पास इन शर्तों को मानने के अलावा सच में कोई और रास्ता नहीं था, और यही एसएपी 1991 की नई आर्थिक नीति का आधार बना। और इस मुश्किल घड़ी में देश को इस संकट से बाहर निकालने का जिम्मा उठाया तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और उनके वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। इन सुधारों को जमीन पर उतारने में इन दोनों की भूमिका ऐतिहासिक थी। अब आते हैं इन सुधारों के बिल्कुल दिल पर, यानी एलपीजी मॉडल पर। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये 3 शब्द भारतीय अर्थव्यवस्था के एक नए युग की शुरुआत थे। आइए एक एक करके इन तीनों स्तंभों को समझते हैं कि इन्होंने भारत की तस्वीर को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। सबसे पहले बात करते हैं लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण की। इसका सीधा साधा मतलब था लाइसेंस राज को खत्म करना। पहले हर छोटे बड़े काम के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था।
अब सिर्फ 5 खतरनाक क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस की जरूरत खत्म कर दी गई। MRTP एक्ट जो बड़ी कंपनियों को बढ़ने से रोकता था, उसे भी खत्म कर दिया गया। इसके अलावा चेलैया समिति की सिफारिशों पर टैक्स सिस्टम में सुधार हुए और रुपए का अवमूल्यन किया गया ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सके। दूसरा स्तंभ है प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण। इसमें 2 शब्द हैं जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। आइए इसका फर्क समझ लेते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट में सरकार किसी सरकारी कंपनी यानी PSU में अपनी थोड़ी हिस्सेदारी बेचती है, लेकिन कंपनी का मालिकाना हक और कंट्रोल अपने पास रखती है। वहीं स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में सरकार 51% या उससे ज्यादा हिस्सेदारी बेच देती है और मैनेजमेंट कंट्रोल भी प्राइवेट हाथों में चला जाता है। तो प्राइवेटाइजेशन को अमल में कैसे लाया गया? सबसे पहले जो उद्योग सिर्फ सरकारी कंपनियों के लिए आरक्षित थे, उनकी संख्या 17 से घटाकर सिर्फ 2 कर दी गई, परमाणु ऊर्जा और रेलवे ऑपरेशंस। इसके बाद कई बड़ी सरकारी कंपनियों में डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, जिसके कुछ बड़े उदाहरण हैं बाल्को, VSNL और हाल ही में एयर इंडिया। और फिर आता है तीसरा और सबसे बड़ा स्तंभ, ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। मतलब भारत ने दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कस्टम्स ड्यूटी में कटौती। आप इस ग्राफ से अंदाजा लगाइए, 1991 में जो इंपोर्ट ड्यूटी 300% तक हुआ करती थी, वो आज करीब 10% पर आ गई है। इस एक कदम ने भारतीय बाजार को ग्लोबल कंपटीशन के लिए खोल दिया। इसका मतलब था कि अब भारतीय ग्राहकों को बेहतर क्वालिटी का सामान मिलने लगा और भारतीय कंपनियों को भी दुनिया से मुकाबला करने के लिए खुद को बेहतर बनाना पड़ा। चलिए अब आते हैं सेक्शन 4 पर, और ये हिस्सा प्रीलिम्स के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां हम उन वैश्विक आर्थिक संस्थानों की बात करेंगे जिनका जिक्र बार बार आता है। ये 3 संस्थाएं, इनके काम को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले WTO यानी विश्व व्यापार संगठन। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम बनाता है, जैसे TRIPS और TRIMS। फिर है IMF जो दुनिया में मॉनेटरी स्थिरता बनाए रखता है और BOP संकट के समय देशों की मदद करता है। और तीसरा है वर्ल्ड बैंक जो विकासशील देशों को बड़ी परियोजनाओं के लिए लोन देता है और इसका फोकस गरीबी कम करने पर होता है। तो इन सब सुधारों का नतीजा क्या निकला? अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर हुआ? अब हम देखेंगे कुछ ऐसे आंकड़े जो आपको मेंस के उत्तर लिखने में बहुत मदद करेंगे। जरा इस बदलाव को देखिए। कहाँ 1991 में हमारे पास सिर्फ $1.1 बिलियन थे और कहा आज हमारे पास $600 बिलियन से भी ज्यादा का विदेशी मुद्रा भंडार है। ये जमीन आसमान का फर्क है और ये भारत की आर्थिक स्थिरता की कहानी खुद कहता है। अब क्योंकि हम JPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो झारखंड की अर्थव्यवस्था पर इसका असर समझना बहुत जरूरी है। ये 2023-24 का डेटा देखिए। झारखंड के GSDP में सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर का योगदान सबसे ज्यादा 44% है, लेकिन उद्योग का 32% और कृषि खनन का 24% का बड़ा हिस्सा ये बताता है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था आज भी अपनी प्राकृतिक संपदा और औद्योगिक आधार पर कितनी ज्यादा निर्भर है। यही इसकी ताकत भी है और एक चुनौती भी। अब जाहिर है ग्लोबलाइजेशन से जो मौके मिले और जो चुनौतियां आईं, उनसे निपटने के लिए झारखंड सरकार ने भी कदम उठाए हैं। सरकार ने कई दूरदर्शी नीतियां बनाई हैं, जैसे JIPP 2021, जिसका लक्ष्य है राज्य में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट लाना। वहीं सोलर पॉलिसी और इथेनॉल पॉलिसी जैसी नीतियां ऊर्जा सुरक्षा और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करती हैं, जो आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, निष्कर्ष और विश्लेषण। और यहां हम ये सीखेंगे कि इस पूरे टॉपिक पर एक परफेक्ट मेंस आंसर कैसे फ्रेम किया जाए। देखिए, मेंस की परीक्षा में एक बैलेंस कंक्लूजन लिखना बहुत जरूरी है। आपको सिर्फ तारीफ नहीं करनी, बल्कि एक क्रिटिकल एनालिसिस देना है। आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि हालांकि 1991 के सुधारों ने झारखंड को ग्लोबल अर्थव्यवस्था से जोड़ा, लेकिन इसके फायदे सबको बराबर नहीं मिले। आगे का रास्ता सिर्फ संसाधनों के एक्सट्रैक्शन यानी खनन से नहीं, बल्कि वैल्यू एडिशन की ओर बढ़ने में है, ताकि वैश्वीकरण का फल समावेशी नीतियों के जरिए आम आदमी तक पहुंचे। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या वैश्वीकरण का फायदा झारखंड के आदिवासी समुदायों तक पहुंचा? यहां के उद्योगों को इससे क्या नई दिशा मिली? इन सभी सवालों के जवाब हम अपने अगले सेशन में खोजेंगे, जहां हम झारखंड की अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के असर का एक बहुत गहरा विश्लेषण करेंगे।